और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। संस्थानों को बंद करने से पूरा मामला जुड़ा है। हस्ताक्षर अभियान चलाएगी बीजेपी। जहां जहां संस्थान बंद हुए वहां यह अभियान चलाया जाएगा। 25 जनवरी से 15 फरवरी तक यह अभियान चलेगा। प्रदर्शनों में नेता प्रतिपक्ष रहेंगे मौजूद। भाजपा विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हुई है। तो इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल से आपको बता दें कि संस्थानों को बंद करने के मामले में अब हस्ताक्षर अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा। जहां जहां संस्थान बंद हुए हैं वहां वहां बीजेपी की तरफ से यह अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि 25 जनवरी से 15 फरवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा। प्रदर्शनों में नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि 25 जनवरी से 15 फरवरी तक यह अभियान चलेगा। और हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़े हुए। राजेंद्र, संस्थानों से जुड़ा हुआ मामला है, बीजेपी इस पर पीछे हटना नहीं चाह रही है और अब बीजेपी ने कहा है कि वो इस पर पूरा एक अभियान छेड़ेगी। अबू, आज अचानक भाजपा ने अपनी विधायक दल की बैठक बुलाई और उसमें आगामी जो विरोध प्रदर्शन थे उनको लेकर रणनीति तैयार की गई। अब पिछले कल शाम को ही भाजपा ने निर्णय किया इस बैठक को बुलाने का विधायकों की, और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में अपने कक्ष में अपना कुर्सी ग्रहण की, वहां बैठे और इसी मौके पर जो है तो वो सभी विधायक वहां मौजूद रहे भाजपा के, और फिर एक लंबी बैठक चली और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो शुरुआत भाजपा अपने विरोध प्रदर्शनों का करने जा रही है वो संस्थानों को बंद करने के विरोध में करने जा रही है। अब प्लानिंग के तहत ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो होगा। पहले चरण में 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जहां जहां संस्थान बंद हुए हैं वहां पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। दूसरे चरण में 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक इन सभी स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और उन विरोध प्रदर्शनों में स्थानीय विधायक मौजूद रहेंगे, स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे जो भाजपा के वहां से विधायक चुनकर आए हैं, और जहां विधायक नहीं है वहां पर जो जिन्होंने चुनाव लड़ा है और स्थानीय नेता है वो मौजूद रहेंगे। इनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी पूरे प्रदेश में जाकर इन स्थानों पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भाजपा कोशिश कर रही है ये मैसेज देने की प्रदेश की जनता को कि ये जो संस्थान बंद किए गए हैं ये प्रदेश में विकास की गति को धीमा करेंगे। और एक जो चलन कांग्रेस की तरफ से चलाया गया है कि आने वाले समय में जहां कांग्रेस ने अभी 1 साल के कार्यकाल में जो भाजपा के अंतिम एक साल के कार्यकाल में संस्थानों को रिव्यू करके बंद करने का फैसला लिया है, तो नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि ये रिवाज बढ़ता जाएगा, तो कोई सरकार आएगी वो 2 साल के जो डिसीजन है संस्थान खोले गए हैं उनका रिव्यू करेगी। तो उसके ऊपर उन्होंने कटाक्ष जो है तो वो कांग्रेस के ऊपर किया। इसके अलावा इस बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से इन संस्थानों को बंद करने के बाद फिजूल खर्ची, क्योंकि जो संस्थान बंद किए गए हैं वो इसी नाम से बंद किए गए हैं कि बजट प्रदेश सरकार के पास नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस खुद फिजूल खर्ची में आगे बढ़ रही है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 7 मंत्रियों के साथ 6 CPSओं की नियुक्ति की गई है, जिसको लेकर आर्थिक बोझ हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि इसके अलावा जो राजनीतिक नियुक्तियां की जा रही हैं उनको कैबिनेट रैंक बांटे जा रहे हैं, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के ऊपर अनावश्यक ही आर्थिक बोझ जो है तो वो बिल्कुल। राजेंद्र, ये पूरा अभियान जो है 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा और इस अभियान के पीछे बीजेपी की बड़ी मंशा यही है कि जो संस्थान खोले गए थे, जिन्हें अब डिनोटिफाई एक तरह से किया जा रहा है, जिन्हें बंद किया जा रहा है, ये सही काम के लिए खोले गए थे। इनकी मंशा जो सरकार की, बीजेपी सरकार की थी, वो बिल्कुल सही थी और इस पे बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं है। बिल्कुल अब्बू, और इसके अलावा 28 अगर हम कहें जो दूसरा चरण भी अगर उसको भी मिला लें तो 28 फरवरी तक ये जो पूरा विरोध का खाका है ये भाजपा ने तैयार कर लिया है। वहीं इसके अलावा एक और मैसेज भाजपा प्रदेश की जनता में इन विरोध प्रदर्शन और जो सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं इनमें एक और मैसेज देना चाह रहे हैं कि जनता के ऊपर डीजल के ऊपर स्टेट वैट जो तो उसको 3 रुपए बढ़ाकर जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, और जो दूसरी तरफ जो चीजें आ रही हैं, जो इससे रेवेन्यू एकत्रित हो रहा है, उससे जो नियुक्तियां की जा रही हैं प्रदेश में, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं की नियुक्तियां की जा रही है या फिर
विधायकों को जो कैबिनेट रैंक देने की एक चलन शुरू हो गया, चाहे वो सीपीएस के रूप में हो या फिर अन्य तरीके से, वहां पर एक खर्च किया जा रहा है। ये मैसेज भी भाजपा साथ साथ दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि भाजपा अपने जो प्रतिपक्ष विपक्ष वाला जो रूप है उसके ऊपर पूरी तरह से उसमें ढल चुकी है और अब जनता को साथ लेकर आगे बढ़ने की बिल्कुल, यानी अब बीजेपी क्योंकि अब विपक्ष में और वो एक मजबूती के साथ सरकार के सामने एक तरह से खड़ी होगी और संस्थानों को बंद करने के मामले पर एक लंबा अभियान चलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला में रोजगार पर हुई अहम बैठक कैबिनेट सब कमेटी की ये बैठक हुई है। सभी विभागों से कमेटी ने खाली पदों का रिकॉर्ड मांगा है, लंबित भर्तियों का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। 15 दिनों में रिकॉर्ड देंगे विभाग के अधिकारी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद रहे। विभागों के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे, जहां पर रोजगार को लेकर शिमला में यह अहम बैठक हुई थी। कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक हुई और इस बैठक में सभी विभागों से कमेटी ने खाली पदों का रिकॉर्ड मांगा है, लंबित भर्तियों का भी रिकॉर्ड इस मीटिंग में मांगा गया है। 15 दिनों में रिकॉर्ड विभागों के अधिकारी सौंपेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद थे और इसके अलावा विभागों के आला अधिकारी भी इस अहम बैठक में मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख लोगों को आने वाले 5 सालों में कैसे दिया जाए सरकारी क्षेत्र में, उससे संबंधित मीटिंग थी, जिसमें रोहित ठाकुर जी माननीय एजुकेशन मिनिस्टर उपस्थित थे और जगत सिंह नेगी जी जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, वो क्योंकि उनके चुनाव क्षेत्र में अपना दौरा और लंबा दौरा उनका 27 तक वो कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नहीं आ पाए। हमारा काम तो सरकार को, कैबिनेट सब कमेटी का काम सरकार को, कैबिनेट को सुझाव देना है कि हम 1 लाख नौकरियों को कैसे हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोगों को 1 लाख लोगों को ऐसे रोजगार दे सकते हैं। अब वो तो कैबिनेट डिसाइड करेगा ना, चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा। आज हमने डिपार्टमेंट्स को भी कहा है, हमने जो अधिकारी मीटिंग में थे, फाइनेंस से थे, पर्सनल से थे और लेबर से थे, उनको हमने आज कहा है कि वेरियस डिपार्टमेंट्स को भी आप लेटर लिखो कि उनके पास कितनी कितनी पोस्टेज खाली है और आने वाले 2-3 सालों में कितने लोग रिटायर होने हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो आफ्टर 15 डेज ही हो पाएगी, जब हमारे पास डेटा जो है वो आएगा। अभी तो हमारी एक ब्रॉड आउटलाइन हमने ड्रॉ की है कि हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, और वो हमने जो है आज उसमें हमने किया हुआ है। शिमला में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जारी किया। इस अभियान के बारे में बताते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का संदेश पूरे हिमाचल के लोगों तक पहुंचाएगी। ये संदेश लोगों तक लिखित में भी पहुंचाए जाएंगे। कांग्रेस हिमाचल में 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान 2 महीने तक यानी 26 मार्च तक चलेगा। अभियान के दौरान प्रदेश के 3226 ग्राम पंचायतों और 7881 पोलिंग बूथों तक भारत जोड़ो यात्रा का संदेश पहुंचाया जाएगा, जबकि देश में 10 लाख पोलिंग बूथ और 2.50 लाख ग्राम पंचायतों तक भारत जोड़ो यात्रा का संदेश कांग्रेस ले जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने 25 किलोमीटर पैदल चलकर ये यात्रा की, फिर जम्मू गए, जम्मू से अब वो श्रीनगर पहुंचेंगे और 30 तारीख को इस यात्रा में अंतिम विराम दिया जाएगा। पर हम चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हम इस भारत जोड़ो अभियान को अब हम 26 तारीख को पूरे भारतवर्ष में लॉन्च कर रहे हैं और इसको हमने हाथ से हाथ जोड़ो का नाम देकर ये संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम इस संदेश को हर व्यक्ति तक, हर वोटर तक, हर भारतवासी के घर तक पहुंचाए। और इस अभियान को हम 2 महीने तक इसको जारी रखेंगे। ये 26 जनवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक ये अभियान चलेगा, जिसमें हम चाहेंगे कि हमारी जितने भी ब्लॉक स्तर के ऑर्गेनाइजेशन है उस तक हम इस बात को ले जाएं और ब्लॉक से घर घर तक इस आवाज को उठाएं, ताकि हमारे इस आवाज को हर व्यक्ति सुन पाए, हर जान पाए कि इसका महत्व क्या है,
हमने क्यों इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निर्माण भवन शिमला में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों, नाबार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, CRF हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अधोसंरचना विकास के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को पेशेवर तरीके से काम करने के निर्देश दिए और गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा। साथ ही परियोजना के कार्य को गति प्रदान करने की बात भी अधिकारियों से कही। राज्य के पंचकर्मा केंद्रों को और सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए ताकि ये पंचकर्मा उपचार के उत्कृष्ट केंद्र बन सकें। ये बात उद्योग एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए इन केंद्रों में विशेष प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों जैसे परवाण, पालमपुर, धर्मशाला, मनाली आदि में पंचकर्मा उपचार सुविधा उपलब्ध करवाने की संभावनाएं तलाशने की भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे जहां प्रदेश पे एक और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर विभाग के आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने विभाग को राज्य में एकीकृत वेलनेस केंद्रों के विकास के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था ने रिज मैदान में लगी प्रतिमा पर दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्र जल आयोग के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा से भेंट की। उन्होंने कुशविंदर वोहरा से राज्य की सिंचाई योजनाओं को दृढ़ करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के नूरपुर स्थित फिनासिंग सिंचाई परियोजना वर्ष 2011 में 204 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि से शुरू की गई थी, जो कि अब बढ़कर 646 करोड़ रुपए की हो गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए राज्य ने अपने संसाधनों से अब तक 283 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। उन्होंने केंद्र से अतिरिक्त 350 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करने का आग्रह किया ताकि परियोजना का कार्य प्राथमिक आधार पर पूर्ण हो सके। दिल्ली दौरे पर गए हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद धनीराम शांडिल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने पूर्व की जयराम सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की जांच वो जरूर करवाएंगे। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर मनसुख मांडविया से, जो कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की। हिमाचल में स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ हो सकता है, जो कि बड़ा मंत्रालय उन्हें मिला है और बहुत कुछ करना है हिमाचल की जनता के लिए। मैं तो समझता हूँ सार्थक चिंतन के धनी लगे मुझे मांडविया जी की, और जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने प्रदेश की विभिन्न परिस्थितियों को समझा। वहाँ की जो आप जानते हैं हमारे क्षेत्रीय हैं, कुछ वहाँ की सामाजिक हैं, कुछ एक हमारी आर्थिक परेशानियां और कठिनाइयां जो है उनको स्थिति के अनुसार अच्छे बड़े ध्यानपूर्वक सुना। और मैं समझता हूं कि जो बिंदु मैंने उनसे डिस्कस किए उन पे सबने उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। हमारे पास आयुष्मान भारत की जो पेंडेंसी है उनमें धन की कमी है, लगभग 50-60 करोड़ की। तो हमने कहा कुछ तो हम अपने सोर्सेज से भी कुछ करते हैं, 10% ही सही, और 90% नॉर्मली हमें सरकार देती रही है, जो हमारे विशेष दर्जे का दर्जा मिला है। तो इसलिए मैंने उनसे 50 करोड़ की मांग की। और जो अगली बात हुई वो ये थी कि हम एक ऐसे सॉर्ट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया में हैं जहाँ छोटे छोटे हामलेट्स होते हैं। पहाड़ों में
तुरंत अगर किसी के घर में इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस उनके घर में पहुंच जाए, तुरंत उनको प्राथमिक उपचार मिले, अगर हो सके तो जान भी बच जाती है। सर, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। हमारे ये मेरे जहन में पहले से ही है और ये हमारी योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने की इसके बारे में हमारी पेशकश भी है। हम चाहते हैं कि छोटी वैन जो हर किसी क्षेत्र में जा सके, जहां हमारा इतनी अधोसंरचना ज्यादा संपन्न भी नहीं है, वहां भी जा सके। हिमाचल सरकार धनराशि की कमी के समस्या से जूझ रही है, क्या लगता है कि केंद्र से सपोर्ट मिलेगा? कि जहाँ राजनीति विकास में और लोगों की कल्याणकारी योजनाओं में आड़े नहीं आएगी। और मैं ठीक कह रहे हैं आप कि हमारे पास यहाँ पे सरकार कांग्रेस की नहीं है, परंतु जो ये सुविधाएं जो खासकर मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं उन्हें इन सब राजनीति के क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। पूर्व सरकार में कोविड के समय में कई घोटाले हुए, मगर अब कांग्रेस सत्ता में है, तो क्या उन घोटालों की जांच होगी? कोरोना काल में जो करप्शन हुई है इन पे जांच हुई भी है, चल भी रही है, और जांच के अनुसार जो इसमें दोषी पाए जाएंगे वो सजा के हकदार भी होंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल्य। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से न्यूज़ 18 के सहयोगी रवि मिश्रा ने खास बातचीत की, जिसमें सीएम सुक्खू ने अपने दिल्ली कार्यक्रम से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि अब सरकार ही अनाथ बच्चों के माता पिता के रूप में काम करेगी और उनको अब 4,000 रुपये भी प्रतिमाह दिए जाएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पे हैं और तमाम हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो महत्वपूर्ण दौरे कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। सर, आज आपने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात करी। बतौर हिमाचल का कमान संभालने से पहले एक शिष्टाचार मुलाकात होती है प्रोटोकॉल के तहत, क्या कुछ बात हुई, हिमाचल को लेकर बातचीत हुई? नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद ना तो राष्ट्रपति जी से मिला था ना उपराष्ट्रपति जी से मिला था, तो एक शिष्टाचार मुलाकात मैंने उनसे की। और राष्ट्रपति जी का घर तो शिमला में हिमाचल प्रदेश में है, तो उनसे न्योता भी दिया कि आप जब गर्मियों में शिमला आएंगे तो आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। और दूसरी बात, उपराष्ट्रपति से भी एक शिष्टाचार मुलाकात थी। दोनों मुलाकात का उद्देश्य सिर्फ शिष्टाचार ही था और उनको न्योता देना था। प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करनी है, पिछली बार भी आए थे इसी मंशा से, मगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई थी कोविड की, इस कारण मुलाकात टल गई थी। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी से हमने मुलाकात का समय मांगा है और देश के प्रधानमंत्री है और मैं मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है और मुझे लगता है कि कल का उन्होंने हमें समय दिया है, तो उस दृष्टिकोण से कल उनसे मुलाकात होगी। आपकी पार्टी सत्ता में आई, हिमाचल की जनता ने आपको सर माथे पर रखा, बहुमत से सरकार बनाने में मदद करी। ओपीएस को लेकर आपने वादा पूरा किया है पहली कैबिनेट में, मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जमीन पर कैसे दिखेगा, धरातल पे ये कैसे संपन्न हो पाएगा, कहाँ से फंड आएगा, किस तरीके से लोगों को मिलेगा, उस पर सवाल उठा रहे हैं विपक्ष वाले। नहीं, हमने ओपीएस की जो पहली गारंटी योजना थी उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया। अब विपक्ष तो कर नहीं सका, वो तो सवाल ही उठाएगा, उसके पास 5 साल सवाल ही उठाने का प्रश्न है और कुछ नहीं है, वो हमेशा सवाल ही उठाएंगे। हमने ओपीएस भी लागू किया, उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उस दृष्टिकोण से हमने ओपीएस को कोई मॉनेटरी दृष्टिकोण से नहीं देखा। हमने देखा है कि किस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण देखकर हमने ओपीएस का फैसला किया, जिसे हमने लागू कर दिया। मुख्यमंत्री जी, जब आप सत्ता में आए उसके बाद कई योजनाएं आपने शुरू करी, सुखाश्रय जैसे योजनाएं हैं, आप तमाम विधायक उसमें फंड एकत्रित कर रहे हैं हिमाचल की जनता के लिए, उनके विकास के लिए ये फंड काम में आएगा। क्या लगता है आपको कि और फंड की ज़रूरत है? तमाम जो चीज़ें हैं, प्लान्स हैं, उनको पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता है? देखिए, सभी योजनाओं को पूरा करने की पैसे की आवश्यकता होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, आप योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं ऑफिस नहीं गया, मैं उन अनाथ बच्चों के पास गया और उनसे सीखा और हमने आज उनके लिए सुख आश्रय नाम की 101 करोड़ रुपए की योजना लाई। इसमें क्या है, इस योजना के तहत
जितने भी अनाथ बच्चे हैं, अगर वो IIT में सेलेक्ट हो जाते हैं, एम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं, पॉलिटेक्निक में सेलेक्ट हो जाते हैं, नर्सिंग में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसका सारा फीस का खर्चा सरकार देगी। उनको जो कपड़ों का पहनने का खर्चा है वो भी सरकार 10,000 रुपया प्रति माह देगी। उसके अलावा 4,000 रुपया प्रति माह उनको पॉकेट खर्च के लिए दिया जाएगा। इस दृष्टिकोण से इस सुखाश्रय कोष की स्थापना की गई है और इसमें सरकार ही माता और सरकार ही पिता का नारा का सहारा देकर उन्हें ये भाव दिया गया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, जो जब तक आप जीवन में पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, आपको अच्छी शिक्षा मिले, उस ट्यूशन्स मिले, उस सब का खर्चा सरकार देगी। 3 मंत्रियों के नाम में चयन बाकी है, उनका पोर्टफोलियो तैयार होना है, उनका चयन होना है और नामों पर चयन होना है और टीम भी तैयार हो जाएगी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि वो 3 नाम कौन से होंगे जिनका चयन होने वाला है? कैबिनेट में 3 नाम बचे हुए हैं, आलाकमान से बातचीत चल रही है? नहीं, अभी तो इस मामले में आलाकमान जी से मैंने मुलाकात करनी है, लेकिन हमारे जो 7 मंत्री बन चुके हैं और 3 मिनिस्टरों का अभी ओथ होनी बाकी है। वो किस समय होती है ये तो हाईकमांड तय करेगा, हाईकमांड बताएगा, लेकिन हमारा कैबिनेट ने काम करना शुरू कर दिया। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी कैबिनेट ने काम करना शुरू हो गया है, बचे हुए 3 नामों पर जल्द ही चयन हो जाएगा। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 21 परमवीर चक्र विजेताओं को आज पीएम मोदी की तरफ से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम 21 पराक्रमी सैनिकों के नाम पर रखे गए हैं। यानी अब वो 21 द्वीप हमारे 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे। देश के दुश्मनों से लड़ते हुए इनके सामने उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए अब तक 21 सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है, जिसमें से 4 हिमाचल प्रदेश के लाल हैं, जिनके नाम पर भी अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है। तो इन द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने के लिए परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा के पिता GL बत्रा ने भारत सरकार का धन्यवाद किया है। है और मैं अपने तहे दिल से, दिल की गहराइयों से भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि इतना एक ऐतिहासिक कदम उठाया।